बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सदर आरिफ अलवी का खत जो है वो इस वक्त ज़ेरे बहस है। एक ऐसा खत जिसमें बहुत से इफ एंड बट्स हैं, और इफ एंड बट्स ना होते तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि आपने खुद ही अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए पावर की एक्सरसाइज भी कर दी, और साथ ही साथ जो है वो सामने वाले को आपने मौका भी दे दिया कि जनाब मसले बहुत हैं इस खत में। होना तो ये चाहिए कि जो मुल्क तरक्की याफ्ता होते हैं, एक इस्टेब्लिश होते हैं, आइन इस्टेब्लिश होता है, वहाँ पे होना ये चाहिए कि अगर सदर साहब असेंबली तहलील करते हैं तो उसी वक्त ही ये ऑर्डर हो जाने चाहिए थे कि असेंबली तहलील होने के बाद इंतखाबात कब होंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो एक जल्दी का फैसला था, और जल्दी के बहुत सारे फैसले बाद में सदर आरिफ अलवी साहब को अपने जो बात की पोजीशन आने वाली है, यानी कि 9 सितंबर को तो उनकी पोजीशन वैसे भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब तक अभी असेंबली नहीं है दूसरी, जब तक वो अपनी पोजीशन पे बरकरार रह सकते हैं, अपने उहदे पे बरकरार रह सकते हैं। लेकिन एक और हकीकत यह है कि जहां से वो आए थे उनको वापस वहीं पे जाना है, और जहां उनको जाना है उन लोगों को जवाब देने के लिए जरूरी है, चाहे वो सीक्रेट एक्ट बिल हो, चाहे वो फिर आप उसमें ये कह लें कि जनाब सीक्रेट एक्ट बिल के साथ ये वाला जो मसला था इलेक्शन वाला, इसमें अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए खत लिखना ये एक जरूरी चीज थी, तो उन्होंने ये काम भी कर दिया। पहले नहीं, वो बाद में हो गया, लेकिन इससे हुआ ये कि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी जरूर पूरी की। इस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अगर बहुत पहले आप ये कर लेते, हम तो बहरहाल सबसे बड़ा इस वक्त ओहदा है पाकिस्तान का, इसमें कुछ बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए साफ साफ ये कह देते कि जनाब इस वक्त इलेक्शंस होने हैं। ये इफ एंड बट्स वाला चक्कर, और ये जी मैं ये समझता हूं, मैं ये करूंगा, और साथ साथ ये भी कह देना कि इलेक्शन कमीशन ये चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है, ये समझ से बाहर है कि क्यों किया गया। एक कंफ्यूजन क्रिएट की गई है जिसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद एक और कंफ्यूजन भी है इसके अंदर कि जनाब 89 डेज का वक्त दे दिया गया है। 89 डेज, मुझे तो ये डर है कि कहीं घंटों और मिनटों का भी जिक्र ना हो जाता, कि बता दिया जाता है इतने घंटे और इतने मिनट में होना है। इससे होगा क्या? इससे इन द एंड इसका रिजल्ट क्या आना है कि इलेक्शन कमीशन तो पहले ये चाहता था, जो उसकी हमें स्ट्रैटेजी नजर आ रही थी कि जनाब ये इलेक्शंस आपको फरवरी में होते हुए नजर आ रहे थे, तो फरवरी में ही इस मामले को खींचा जाएगा। और वही बात जैसे चीफ जस्टिस साहब भी जाते जाते अपनी बात ये कह गए कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलात में, आईनी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को घसीटा गया, तो जनाब वो भी जाते जाते एक और मामलात में भी आप घसीट ले सुप्रीम कोर्ट को, और मामले को पेंडिंग में लेके जाएं, जैसा कि मंशूर होता है मामले को पेंडिंग में लेके जाएं। पाकिस्तान का जो होता है होगा, लेकिन अपनी चीज को पूरा करना है। तारीख में जो है वो कहते हैं ना, शहीदों में उंगली कटवाना, तो जनाब शहीदों में उंगली कटवा लीजिए। लेकिन होगा क्या आगे? मुबशिर मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। मुबशिर मीर साहब, तबसरा पूरे चैनल्स पे, पाकिस्तानी चैनल्स इस वक्त यही बात कर रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने तारीख का ऐलान कर दिया, और तारीख भी वो कि 89 डेज। किस तरह से देखते हैं इस मसले को? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपने अपने इंटरव्यू में बहुत से सवाल उठाए भी और जवाब भी आपने दे ही दिए ऑलमोस्ट। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल दुरुस्त है कि आइन की जो क्लाज उन्होंने लिखी है 48(5), उसके तहत उनके पास ये इख्तियार था कि वो ये एक्सरसाइज करते, और उन्होंने ये एक्सरसाइज कर दी। और जो सुप्रीम कोर्ट में देने का अब सिग्नल है, वो मेरे ख्याल आने वाले चीफ जस्टिस के लिए एक उन्होंने इम्तिहान खड़ा कर दिया है। मैं समझता हूँ सदर ने अपना कार्ड बड़ा जबरदस्त खेला है, क्योंकि आप देखें कि जो सिनेरियो बन रहा है, नवाज शरीफ साहब ने आने की डेट दी है 21 अक्टूबर, और चीफ जस्टिस नए जो आ रहे हैं उनके बारे में एक मुकम्मल तासुर बन चुका है कि ये नून को सपोर्ट करने वाले आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है उसमें नवाज शरीफ को क्लियर किया हुआ है, और वही उनके ऊपर इल्जाम आते हैं, इसीलिए वो उनकी पोजीशन मशकूक है। नवाज शरीफ साहब आने का ऐलान कर चुके हैं। जो नई निगरान हुकूमत है उसके अंदर नवाज शरीफ के 2 खास दोस्त जो हैं उनको वजीर बना दिया गया है। सिग्नल दिए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पार्टी को आगे आने का मौका मिलेगा। फिर यह है कि जो माहौल क्रिएट हुआ है उसमें नवाज शरीफ की पार्टी जो है उसको फेवर ज्यादा मिल रही हैं, और चीफ जस्टिस के ऊपर वैसे तो मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन तासुर जो है वो ये है। तो लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट को आईनी तौर पर
ये हक हासिल है कि कोई भी तशरीह आइन की करनी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और इदारा नहीं करता। तो उसका मतलब है कि अगर आपको ये इतराज आ जाए कि मेरा जो आइनी हक था 48(5) को यूज करने का, उसमें मैंने कोई जो है वो दुरुस्त नहीं किया, या आपको इसमें ये आए कि ये मेरा हक बनता नहीं है, तो फिर जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि भाई वो भी इसका फैसला जो है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर करके बताएं कि वाकई सदर ने ये दुरुस्त जो है वो जो है ना अपना एक्सरसाइज किया है या नहीं। अदरवाइज तो हम देख चुके हैं पहले भी कि सदर ने पहले भी डेट दी, पहले भी ये एक्सरसाइज हुई, उनको नहीं माना गया। जो तालिब इल्म की हैसियत से पूछना चाहूंगी, अमेंडमेंट की बात हो रही बात एक और है डॉक्टर साहबा, वो ये है कि अगर बिल्कुल हकीकत पसंद का मुजाहरा किया जाए तो पाकिस्तान में अमलन आइन काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान में आइन जो है, अब एक किताब जो है वो शेल्फ में पड़ी हुई है, उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, और ये 1 साल ऑलमोस्ट हो जाएगा कि ये ऐसे ही चल रहा है। फिर जिस तरह की कानून साजी हुई है, जो कुछ हुआ है, एक एक चीज को गिन सकते हैं आप। तो मेरा ख्याल है कि आइन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अमलन नहीं है तो फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। तो जब आप सिर्फ एक किताब की सूरत में उसको रख के बैठे हैं, जैसे ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि ये तो एक किताब है, तो मेरा ख्याल है अभी भी यही तस्वुर कर लिया गया कि ये तो एक किताब है। तो लिहाजा हम तो उसे फ्रेमवर्क ही नहीं मान रहे ना। अभी जो निगरान हुकूमत भी है या बाकी भी जो लोग इससे कंसर्न है, वो इसको एक फ्रेमवर्क ही नहीं मार रहे। अच्छा, जाते हुए पीडीएम ये काम करके गई थी कि इलेक्शंस के जो लॉ है उसमें अमेंडमेंट करके गई थी, और हमें ऐसा लग रहा था उस वक्त तक ये कानूनी तौर पे मैंने नहीं समझा था इस चीज को कि शायद 48(5) के पे कोई असर पड़ने वाला है इस पे, लेकिन 48(5) पे जब असर नहीं पड़ा था तो क्या ये मुज़ाहिका खेज बात नहीं है कि असेंबली डिसॉल्व होने का जो शख्स ऐलान कर रहा है, जिसको अख्तियार है, चले वो नहीं करता तो अलग बात है, अगर उन्होंने ही डिसॉल्व की है तो तारीख तो उसी वक्त ही उनको दे देनी चाहिए थी, बल्कि तारीख पहले सोचनी चाहिए थी। और ये ऐसा तो नहीं कि अचानक ही हुआ था, ये तो 16 माह पीडीएम बैठी रही है, और वक्त से पहले अगर डिसॉल्व की है तो एवरीबडी नो दैट कि ये होने वाला था, तो पहले क्यों नहीं किया गया था ये सब कुछ? हाँ, ये इसमें देखें जो एडवाइस है वो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की है। सदर ने खुद असेंबली नहीं तोड़ी। सदर अगर असेंबली तोड़ता तो फिर शायद जो है ना वो डेट दे देते। लिस्ट में जो आईनी तौर पर जो माहिरीन है उनकी राय पहले भी शायद इसी नौयत की थी कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो है ना वो जारी है। वैसे तो देखें अगर एक दिन वो जो भी थे या 2 दिन थे, जो अगर वो पूरे करते तो फिर तो 60 दिन थे उसके बाद इलेक्शन के, जो कि आइन आपका फ्रेमवर्क है, आपके पास लिखा हुआ है, कोई उसमें बहाम नहीं है। 60 का मतलब 60 ही दिन होते हैं, 2 महीने होते हैं, तो आज 5 हफ्ते 6 हफ्ते होते हैं, आप जिस तरह मर्जी उसको गिन लें। तो उसमें कोई संडे सैटरडे की छुट्टियां अलहदा नहीं होती, पूरे 60 दिन होते हैं। तो उसमें वर्किंग डेज भी 60 नहीं होते, लिहाजा ये कोई अबहाम नहीं है, 60 दिन है। अगर वो आप एक दिन भी पहले तो जो है ना उसको एडवाइस करते हैं तो वो 90 दिन हो जाते हैं। चलो जी, आपने वो सहूलत इस्तेमाल कर ली और सदर को आपने एडवाइस की, सदर ने जो है ना आपकी एडवाइस के मुताबिक जो है उसको खत्म कर दिया। अब आप नहीं दे रहे ना, आप इलेक्शन कमीशन जो है उसकी भी तो जिम्मेदारी थी ना कि वो फौरी तौर पर नए इलेक्शन की डेट देता, कोई भी देता, डेट तो देता, डेट नहीं दी। तो अब सदर ने अपने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बरियो जिम्मा कर लिया कि देखें वो तारीख में जो आपने कहा ना शहादत की उंगली, तो उन्होंने एक वो पूरा कर लिया कि देखें मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सदर के पास कोई फोर्स तो नहीं है ना, देखें कोई आर्मी का कोई ऐसा विंग तो नहीं है सदर के पास कोई है कि वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसको यूज करे। ये तो बाहर मुमालिक में भी जहाँ पे पार्लिमानी निजाम है, अब ये तो 58(2) भी तो हम खत्म कर ही चुके हैं ना, उसमें तो हम पढ़ ही नहीं रहे। अब पार्लिमानी निजाम पे हम आ जाते हैं, तो पार्लिमानी निजाम के तहत तो सदर एक ओहदे पे जरूर होता है, उसके मातहत लोग काम कर रहे होते हैं, वो एडवाइस देता है, लेकिन उसका काम इम्प्लीमेंट करवाना तो नहीं है। मैं सही समझ रही हूँ? हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं होता। देखिए मुअज़्ज़म मुआशरों में जो फ्रेमवर्क होता है ना आपका, रियासत का फ्रेमवर्क जो आपका आइन होता है, उसको ओबे करना सबकी जिम्मेदारी होती है। आपने हल्फ किस चीज का उठाया होता है? मुझे ये बताएं, जो हल्फ उठाए जाते हैं वो हल्फ किस चीज के होते हैं? वो ये होते हैं कि जो पाकिस्तान का आइन है उसकी मैं पाबंदी करूंगा, उस पर अमल करूंगा, उसके अंदर ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। हल्फ तो ये भी उठाया जाता है कि मैं पाकिस्तान में सियासत नहीं करूंगा,
मैं अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी पूरी करूंगा, मैं ये करूंगा, वो सारा कुछ लिखा हुआ है। और बोल के, जिन्होंने बोल के हाथ उठा के वो हल्फ लिए हुए हैं, उनसे भी तो कभी कोई पूछे कि भाई आपने तो बाकायदा अलानिया ये जो है ना पढ़ के जो है ना ये बोला हुआ है और नीचे अपने साइन किए हुए हैं, तो यहाँ के लोग उस पर भी अमल नहीं कर रहे। तो लिहाजा ये चीज जो है ना पहले ये समझनी चाहिए कि हमारी जो इस वक्त कंट्री में जो इस वक्त सोसाइटी है और जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, वहां पे आइन की हैसियत क्या है, वहां पे आइन को क्या फ्रेमवर्क तस्लीम किया जा रहा है, क्या उसका अपने आप को पाबंद रखा जा रहा है, क्या उसके मुताबिक आपने, अब ये तो नहीं कि मैं जैसे चलूं वैसे आइन हो जाए। भाई आइन तो उसी वक्त बदलेगा जब आइन को मेजॉरिटी के साथ आप बदलेंगे, जो आपका वो भी आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप कैसे करेंगे। जो कानून साजी हमने पिछले 2-4 महीने देखी लास्ट गवर्नमेंट की, अब वो तो पार्लियामेंट में एक मजाक है। अभी तो आप देखें इस पे कोई रिसर्च ही नहीं हुई ना, हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल मामलात पे रिसर्च ही नहीं होती ना कि भाई देखे तो सही कि एक एक बिल में 29 लोग जो हैं वो वोट दे रहे हैं, तो क्या 29 लोग जो हैं उनके कहे के ऊपर आइन में तरमीम होनी चाहिए? क्या ये इथिकल है? उससे बड़ी मुज़ाहिका खेज बात है कि 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है, फिर भी बिल भी पास हो जाते हैं, फिर भी बंदे बैठे हुए हैं जी भाई, फिर भी गवर्नमेंट चलती रही, फिर भी लोग बैठे रहे। तो मैं तो पहला सवाल ही ये उठा रहा हूँ डॉक्टर साहबा कि क्या ये फ्रेमवर्क जो है इसको हम हैसियत क्या देते हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि भाई जब एक मुल्क का आइन होता है ना, वो हमारा बिल्कुल उसको उसके ऊपर जो है वो एक तरह की ईमान होता है हमारा। जब आप उसको ईमान को साइड पे रख के कहते हैं कि मेरी मर्जी के साथ निजाम चलेगा, तो फिर तो आप कहानी खत्म है। फिर तो आप समझ लें कि आप किसी को पूछ भी नहीं सकते कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। किसी के साथ अगर अदलो इंसाफ नहीं हो रहा, किसी के जो है वो राइट्स जो है वो अदरवाइज नहीं दिए जा रहे। आपके जुमले को ही आगे लेके चलती हूँ। आपने कहा कहानी खत्म है, तो कहानी तो यहाँ पे भी खत्म है कि पहले तो चलें जनाब सदर साहब ने नहीं कहा था, अब अगर उन्होंने डेट दे दी है तो इलेक्शन कमीशन के पास तो ऑप्शन नहीं है ना, आप कोई ऑप्शन तो नहीं, ऑप्शन तो उन्होंने खुद खोल के दे दिया कि जनाब जाए सुप्रीम कोर्ट से, आपको रुजू करना है तो कर लें। जी देखें जी, एक चीज तो है डॉक्टर साहब, देखें रियासत का जो सरबराह है वो सदर ममलकत है। अब किसी को आरफ अलवी ना समझें कि आरफ अलवी हैं तो नहीं मानेंगे। भाई कोई भी है सरबराह, जब वो सदर ममलकत के ओहदे पे बैठा है तो लिहाजा उसकी जो ऑर्डर्स हैं, जो चीजें निकली हैं, जो कुछ हुआ है, वो उसको पाबंद हैं, सारे लोग उसको मानने के पाबंद हैं। अगर मान नहीं रहे तो इसका मतलब है कि आपने उस फ्रेमवर्क को सेट असाइड कर दिया, आपने वो रास्ता इख्तियार कर लिया कि पाकिस्तान में आइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब مثلا आइन को ना मानना भी आइन की खिलाफ वर्जी है, तो आइन की खिलाफ वर्जी किस फ्रेम में आती है आप देख लें। तो लिहाजा इस सिनेरियो में जो सवाल उठाने चाहिए, क्या सदर ने सही किया गलत किया, ये नहीं, पहले तो ये सवाल ही उठाएं कि क्या जो चीज जो है ना इस वक्त चल रही है, क्या पाकिस्तान इस वक्त किस फ्रेमवर्क के तहत चलाया जा रहा है। ये रियासत के ऊपर एतबार क्यों नहीं कर रही दुनिया में, मुझे ये सवाल बताएं ना। आपके दोस्त मुल्क जो हैं वो आपको जो है ना वो इग्नोर करके अगले मुल्क में चले जाते हैं और वापस भी आपको मिलना गवारा नहीं करते। इसका मतलब है कि वो मुल्क भी ये समझते हैं कि यार ये किसी फ्रेमवर्क के तहत काम ही नहीं कर रहे, तो लिहाजा इनके साथ तो बात ही नहीं की जा सकती। तो आप रियासत के इमेज को जो है ना जो डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, रियासत का इमेज जो है वो इस वक्त जो है समझ लें कि दांव पे लगा दिया गया है कि दुनिया की दीगर अक़वाम हमें कहाँ पे रेट कर रही हैं कि ये कौन सा मुल्क है भाई कायनात के ऊपर कि जो इस तरह चलता है, कि जो इन्होंने अपने हाथ से आइन बनाया हुआ है, जिसको सारे तस्लीम करते हैं, जिसके ऊपर जिसको मानने का ये जो है ना ईमान रखते हैं, उसको ये नहीं मानते। तो लिहाजा इनसे किस मामलात पे बात की जाए और किस चीज के ये पाबंद होंगे। जब आप ये कहते हैं कि हमने आइन जो है कुरान और सुन्नत से ड्राइव किया है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन है, ये इस्लामिक आइन है, तो फिर इसका मतलब है तो आप तो अपनी इन चीजों से भी नाराज कर गए। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
और डेमोक्रेसी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी रियासत के लिए और दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बनाने के लिए भी। लेकिन एक और चीज़ जो अभी दो चीज़ें सामने आई हैं आप और मैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें, एक तरफ ये है कि अगर आरिफ अलवी साहब ने कह दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उनको उनकी बात माननी है या उस पर अमल दरामद करना है। दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब के पीछे जो मिस्टेक्स हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन सदर साहब ने जिस तरह का लेटर लिखा है, जो खत लिखा है, उससे बहुत सारी अख्तरा जन्म ले सकती हैं। ये भी एक हकीकत है कि इतनी सारी बातों को इफ एंड बट्स को लेने की क्या ज़रूरत थी। क्या आप ये भी कर सकते हैं? मेरा ये ख्याल है, मेरा तो ख्याल है कि सारा बस ऑर्डर देना था और चीज़ें आगे चल जाती। देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई इतने अबहाम तो नहीं है, ऑप्शन ही है कि मसलन ऑप्शन तो होते हैं। मसलन अगर आप ये मेरा ऑर्डर है, अगर आपको इसके अंदर कोई जो है वो मजीद वजाहत चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट से वजाहत ले लें, दैट्स इट। और क्या उसमें प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं कोई चीज ऐसी नजर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ही फिर उसके बाद रह जाता है ना। वैसे तो यहाँ पे ये रवायत हो चुकी है, ये खैर से ये काम हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं तस्लीम किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डेट दी थी उसको भी नहीं माना गया। तो लिहाजा हम तो अपने ना आइन को मानते हैं ना अपने सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम एक रियासत हैं और हम ये हैं हम वो हैं। तो ये तो बात तो फिर वही है, मसलन हर एक ने समझ लें कि बॉल दूसरे के कोर्ट में ही फेंकी हुई है ना। तो लिहाजा वही आप समझ लें इसको कि सूरत हाल जो है ना इस वक्त इस नौयत की है कि जो सबसे अहम चीज है, जो हमारे खास तौर पे ताकतवर हल्के भी और हमारी अदलिया भी, उनको ये देखना चाहिए कि हमें इस अक़वाम आलम में रहना है, तो हमें दुनिया को अपने ऊपर एतबार कायम करने का यही हमारे पास एक ही रास्ता है, और दूसरा रास्ता कोई नहीं है कि हमने जो फ्रेमवर्क है इस रियासत को चलाने का उस पर हम अमल करें। उस पर अमल करेंगे तो लोग हम पे एतबार करेंगे, हमारे साथ कारोबार भी करेंगे, हमारे साथ ताल्लुकात भी रखेंगे। वरना आप समझ लें कि आप अब किस मुल्क की मैं मिसाल दूं कि हम उस तरह हो जाएंगे। मुझे तो ये मिसाल देते हुए भी शर्म आ रही है। अच्छा सर, एक और चीज तालिब इल्म की हैसियत से पूछना चाहूंगी। एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, दूसरी तरफ हमने निगरान सेटअप लगाया हुआ है, और फिर हमने सदर साहब ने ऑर्डर भी जारी कर दिए। जो मुल्क होते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, तरक्की पजीर मुल्क भी हैं, उसमें ना इलेक्शन कमीशन होता है, ना ही हमें निगरान सेटअप वाली कोई कहानी नजर आती है, फिर भी इलेक्शंस वक्त पे हो जाते हैं। ये हमारे इलेक्शन दो चीजों के बावजूद भी तारीख नहीं दी जा रही, क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? देखिए, वैसे एक चीज है कि दोनों इसकी चीजें होती हैं। एक है कि जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, निगरान सेटअप नहीं होते और वक्त पे होते हैं। इसका मतलब है उन कौमों की मैच्योरिटी जो है, डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी जो है वो बहुत हाई लेवल पे है। चलो ये तो एक और बात है, लेकिन अगर मैं इसको इस अंदाज से लूं कि ठीक है भाई, हम तो दुनिया को ये कहते हैं कि देखो हम तो इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि हम तो उस सेटअप के तहत इलेक्शन भी नहीं करवाते, एक नया सेटअप, एक इंटरम सेटअप बनाते हैं जो कि गैर जानबदार होता है और वो इलेक्शन करवाता है। वैसे तो ये आइडियल बात है, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि आइडियल नहीं हो रहा, बल्कि इलेक्शन निगरान हुकूमतें जो हैं वो लोगों की, खास लोगों की मर्जी से बन रही हैं, खास लोगों की मर्जी के लोग उसमें वजीर डाले जा रहे हैं। तो लिहाजा हमने जो अपनी एक प्लस पॉइंट था, उस प्लस पॉइंट को हमने खुद ही नेगेटिव किया हुआ है। हमने उसको जो दुनिया में हम सेल कर सकते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, उसको हमने खुद अपने अमल से खराब किया हुआ है। बात हमेशा अमल ही की आती है, लेकिन यह है कि दुनिया में जितने भी ममालिक है जहाँ पे 70-75 मुल्क ऐसे हैं जो इलेक्शन के साथ अपना नया सेटअप बनाते हैं, उनमें एक ही चीज है कि वहां के अवाम की जो ताकत है उनका वोट है। अवाम को डंडा लेके इलेक्शन करवाने के लिए नहीं निकलती इस तरह, ना ही वहां पे बंदूकें लेके लोग निकलते हैं कि चलो इलेक्शन कराओ। उनकी जो है ना वो उस मैच्योरिटी है, उस सोसाइटी की, उस सिस्टम की मैच्योरिटी है, और अवाम अपनी राइट जो है, अपना हक जो है वो वोट की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। उनकी वही ताकत होती है। मैच्योरिटी कैसे आएगी? मतलब मैं और आप सहाफत में इतने सालों से हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिस्टम की मैच्योरिटी कहां से आएगी। क्या सियासतदानों के पास इसका हल है? देखिए, हम तो एक मुहज़्ज़ब मुआशरे का ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान में। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये आइन बने हुए 1971 में 73 में पास हुआ तो इसको अब
50 साल हो गए हैं। अब 50 साल में भी अगर जो है वो हम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसी शाख को काट रहे हैं जिसके ऊपर हम खुद बैठे हुए हैं। तो फिर कैसे, यानी कि दुरुस्तगी की तरफ जो है वो जाना किसने है? कोई फरिश्ते ने आके तो हमें सबक नहीं पढ़ाना, हमें तो खुद इसको दुरुस्त करना है। और अवाम तो आवाज उठा रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रही हैं आवाज उठा रही हैं, लोग और प्रोग्राम कर रहे हैं आवाज उठा रहे हैं, अखबारों में लिखा जा रहा है, वैसे बोला जा रहा है। अब अगर मुहज्जब तौर पर जो है वो चीजें कहते हुए किसी पे असर नहीं हो रहा तो फिर तो आप समझ लें वही हो जाएगा, सोमन बुकमन होमजन फरोमन ला यरजून वाली बात हो गई। जिनके ऊपर तो कुछ असर नहीं होता फिर उनको अल्लाह ही कोई समझा सकता है, फिर इंसान तो नहीं समझा सकते उसको। तो सर जो फरिश्ते अभी सही करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये चीजें जो है ना, ये हमें, मैं बार बार कहता हूं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी आइलैंड पे नहीं रहते, हमारा मुल्क कोई जजीरा नहीं है, हमारा मुल्क अक़वाम आलम का एक हिस्सा है। और हमें अपनी हैसियत का और अच्छाई बुराई का अंदाजा उस वक्त होता है जब दुनिया हमारे साथ सलूक करती है। अगर किसी मोहल्ले में कोई घर खराब हो ना, किसी भी वजह से लड़ते हों, गड़बड़ हो लोग, तो उनका एक तरह का ना सोशल बाइकाट हो जाता है। इस वक्त मुझे लगता है पाकिस्तान का अक़वाम आलम में सोशल बाइकाट हुआ है। और ये हमें शर्म नहीं आ रही, हमें इस चीज का एहसास नहीं हो रहा। मैं कि एहसास ज़िया जो है वो भी खत्म हो गया। तो बस कहाँ खड़ा करना चाहते हैं आप पाकिस्तान को, लेके कहाँ जाना चाहते हैं भाई? अच्छा, कौन सी मंजिल है? एक और बात आपने कही, कौन सी मंजिल है वो, कौन सी जगह है, कौन सा वो मुकाम है जो इस कौम को मिलेगा? 24 करोड़ अवाम के साथ क्या सलूक करना चाहते हैं भाई? सर आपने कहा कि अवाम कहीं ऐसा नहीं होता कि बंदूकें लेके लोगों को बाहर निकलना पड़ जाए और इलेक्शंस करवाने पड़े, तो वो तो इलेक्शंस जो करवाते भी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? फिर आगे आपको लगता है कहीं फेयर इलेक्शंस हो पाएंगे अभी आगे चल के? देखें, फेयर इलेक्शन मेरा ख्याल है अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि मैं बिल्कुल आपको जो है ना कुछ चीजों की बुनियाद पे कह रहा हूँ, कुछ खबरों की बुनियाद पे, पाकिस्तान की अवाम इस इलेक्शन में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो इतनी बार निकलेगी किसी को धांधली करने का मौका नहीं मिलेगा। जबरदस्त, ये मैं दावा भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं उसका आसान नजर नहीं आ रहे ना सर। नहीं, अगर देखें ना होना एक अलहदा बात है, ताकत से रोकना एक अलहदा बात है, ताकत का इस्तेमाल जो है वो नहते अवाम पे करना एक अलहदा बात है। लेकिन आप पब्लिक की ताकत जो है उसका वोट है, अगर आप वोट देने का उसको मौका दे दें, इस दफा पाकिस्तान की इतनी पब्लिक बाहर निकलेगी आप हैरान हो जाएंगे, टर्न आउट ऐसा आएगा। लेकिन इसी खौफ ने इलेक्शन नहीं होने देना। बहुत शुक्रिया मुबशिर मीर साहब, बहुत मसरूफियात थी, लेकिन फिर भी हमारे प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।